हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसकी कुछ डेरिवेशंस है ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की डेरिवेशंस किस तरीके से है? इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हाईली सिमेट्रिकल सर्फेसेस। तो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to long charged wire. It is long charged wire. हमारे पास एक बहुत लंबी चार्ज वायर है। इस वायर पे लेट अस से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब टोटल चार्ज तो वायर पे मैं नहीं बता सकता कितना, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट करते हैं, लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ये है लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है लैम्डा। अब देखो, किसी भी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस बॉडी से परपेंडिकुलर ही बाहर आता है और परपेंडिकुलर ही अंदर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से हो, परपेंडिकुलर इससे बाहर आएगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। नीचे भी होगी पर एक की तरफ बना रहे। फायर है, चारों तरफ से बाहर आएगी, जैसे ट्यूबलाइट में से रोशनी चारों तरफ से बाहर आती है, इस तरीके से मैंने एक ही तरफ बनाई है। इस वायर का गॉसियन सरफेस कैसा होगा? गॉसियन सरफेस मैं आपको याद दिला दूं, ये वो सरफेस है जिसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसका डिस्टेंस इस वायर से सेम हो, और वो सरफेस होगा सिलेंड्रिकल। वो सरफेस होगा सिलेंड्रिकल। अभी देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम यहां पर तीन सरफेसेस कंसिडर करते हैं। ये मेरा सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 कर्व सरफेस, और ये साइड वाला फिर से सरफेस नंबर 3। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दूसरी बात, मेरा एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है। जैसे यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं इस सरफेस से, इस सरफेस से परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ एरिया वेक्टर इधर आएगा। इस सरफेस से परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ एरिया वेक्टर इधर आएगा, और इस सरफेस से परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। इसकी लेंथ आर ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, सिलेंडर फिलहाल जो हमारा कंसिडरेशन में, और रेडियस ऑफ सिलेंडर आर ले लेते हैं। अब अगर फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस φ1 इज फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस है, जो मैंने नंबर 1 लिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो E डॉट A1 EA1 cos 90, ये तो हो गया जी 0। सेकेंड सरफेस के थ्रू देखें, E डॉट A, इसको मैंने A लिया इस वजह से। इन दोनों की यहां पर इस कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो है 0, EA cos 0
और एरिया क्या है 2πr_l, ये मेरा एरिया है। इसी तरीके से थर्ड सरफेस के थ्रू देखूं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल फिर से 90, E डॉट ए EA cos 90, ये हो गया 0। नाउ जो हमारा टोटल फ्लक्स है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 0 प्लस E इंटू 2πrl प्लस 0, ये हो जाएगा E इंटू 2πrl। इसके बाद बाय गॉस लॉ हमें क्या बोलता है कि जो भी हमारा टोटल फ्लक्स है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर, गॉसियन सरफेस कौन सा है, ये मेरा सिलेंडर जो है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर जो मेरी वायर है वो L लेंथ की वायर है, बाकी वायर बाहर है। वायर हालांकि इन्फिनिटली लॉन्ग है, पर सिलेंडर के अंदर जो वायर है उसकी लेंथ L है। यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा यूनिट लेंथ में मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, कौन सी लेंथ, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो यहां पर E इंटू 2πrl मेरा फ्लक्स, लैम्डा इंटू L चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल आउट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप ध्यान से देखो, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, उसका r के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ग्राफ जो बनेगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला ही बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, मैं यहां बना देता हूं, इधर बना रहा हूं। E और R, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। ठीक है, आप नोट करो इसको। स्क्रीन को फ्रीज करके मैं आगे से हट जाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग hollow sphere को हम शेल भी बोलते हैं। अब देखो, तीन केसेस है। पहला है इनसाइड द स्फीयर, एक स्फीयर एज्यूम किया, इस पे जो भी चार्ज है, जैसे से इसको हमने पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सारा चार्ज एक दूसरे से रिपेल करेगा और सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे, अंदर वाले पे नहीं।
क्योंकि रिपल्शन की वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो सारा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। स्फीयर के अंदर तो खाली है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इज आल्सो जीरो। क्योंकि अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अंदर सब जगह जीरो होगी। दूसरी बात, आउटसाइड द स्फीयर करते, अगर मुझे स्फीयर के बाहर निकालना है तो मुझे एक गॉसियन सरफेस भी बाहर की तरफ ही मानना पड़ेगा। लेट अस से मुझे पॉइंट पी पे ये स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे को मेरा गॉसियन सरफेस भी इस पॉइंट पी से ही पास होना चाहिए। तो ये जो डॉटेड स्फीयर बना, ये डॉटेड स्फीयर क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। अब इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, अंदर नहीं होगी, ऑब्वियसली सरफेस से शुरू होगी, पर परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। गॉसियन सरफेस का रेडियस मैं स्मॉल आर ले लेता हूं। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां पर अगर मैं गॉसियन सरफेस लूं, इस पे एलिमेंट ले लूं गॉसियन सरफेस पे, यानी कि एक एरिया छोटा सा ले लूं, तो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो सरफेस का ही होगा, वो हो जाएगा एरिया वेक्टर इधर। एरिया वेक्टर ऑब्वियसली क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है तो गॉसियन सरफेस के सेंटर से आना चाहिए। गॉसियन सरफेस एक बड़ा स्फीयर है जो कि छोटे स्फीयर के कंसेंट्रिक है, सेंटर दोनों का सेम है। तो आउटसाइड द स्फीयर में हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड द हॉलो स्फीयर या आउटसाइड द शेल, गॉस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी ई और डी एस ये एरिया वेक्टर है, छोटा है, इसको डी एस ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो, दैट इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी गॉसियन सरफेस कौन सा सरफेस होता है, जिस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, इट इज दैट सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। तो ये सेम है, कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया। इंटीग्रल ऑफ ds which is charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught। But now अब यहाँ पर दो चीजें देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ ds ये क्या है, ये है एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds s आता है, s क्या है, सरफेस एरिया, इसका एरिया ये एरिया है गॉसियन सरफेस का, ये याद रखना है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, स्फीयर का नहीं है, और जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर स्मॉल आर लोगे क्योंकि गॉसियन सरफेस डॉटेड वाला है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कौन सा है,
जो भी टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, ये स्फीयर है, इस स्फीयर पे चार्ज अगर मैं क्यू ले लेता हूं तो वो चार्ज के स्फीयर के सरफेस पे है अंदर वाले, पर गॉसियन सरफेस को तो अंदर ही है, गॉसियन सरफेस के अंदर तो पूरा स्फीयर आ गया, यानी कि पूरा चार्ज आ गया। तो रहेगा E इंटू 4πr² विच इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E आ जाएगा 1/4πε0 Q बाय r²। इसको नीचे लिया। अभी ये वाला फॉर्मूला आपने पहले देखा हुआ है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू बाय r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला था वो भी यही था, 1/4πε0 Q अपॉन r²। तो इसका मतलब इन दिस केस जो हमारा शेल है इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। इसके बाद हम ऑन द सरफेस करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। आप उससे पहले स्क्रीन को फ्रीज करके आप इसको नोट करो सारा, और फिर हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ पार्ट्स रब करने पड़ेंगे। यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रहा, ये सर मैंने मार्क बनाया हुआ है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, तो मुझे ध्यान रहेगा मैंने यहाँ नहीं लिखना, इस पार्ट को छोड़ना। हमने जो रिजल्ट पढ़ा, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है, आउटसाइड द स्फीयर दिस इज 1/4πε0 Q अपॉन r² है। ये वही रिजल्ट है जो पॉइंट चार्ज के लिए। अभी अगर ऑन दी सरफेस निकालूंगा तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस चाहिए तो मुझे गॉसियन सरफेस का डॉटेड स्फीयर का रेडियस भी सरफेस के ऊपर ही लाना पड़ेगा। तो डॉटेड सरफेस यहां के बदले इस सरफेस के ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, तो मुझे दिखेगा नहीं। डॉटेड सरफेस कहाँ गया, गॉसियन सरफेस इसके ऊपर ही ओवरलैप हो गया, ऊपर ही आ गया, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए सरफेस पे। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएगा। अभी स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर पुट करूं तो E क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r², 1/4πε0 Q क्या है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर सिग्मा है, इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। इस पे जो चार्ज है हमारा स्फीयर का पर यूनिट एरिया सिग्मा, और स्फीयर का एरिया क्या है जिसपे चार्ज पड़ा हुआ है 4πr², तो इंटू 4πr², चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो टोटल एरिया हमारे पास टोटल चार्ज आ गया अपॉन r²। ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस वाली वैल्यू है ये आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन r के साथ ग्राफ कैसे आएगा। सेंटर से सरफेस तक यानी कि कैपिटल R तक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो कोई ग्राफ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि E 0 है। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचता हूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इस लाइन को मैं सॉलिड भी रख सकता हूँ, डॉटेड भी रख सकता हूँ।
और बाहर निकलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर देखो आउटसाइड वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसे आता है। अभी ये जो दो पैरेलल लाइंस है, दे विल मीट एट इंफिनिटी। ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये इंफिनिटी पे मिलेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ई जीरो कब होगा, जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे मेरा ई जीरो आता है। तो आर के साथ ग्राफ ई का, शेल का कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलता है। दोबारा से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो। Electric field intensity due to long charged thin sheet. एक बहुत लंबी शीट है, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अभी देखो, ये जो हमारी थिन शीट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक पतली शीट है। पतली कितनी पतली, आपने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया होगा, रदरफोर्ड वाला पढ़ा होगा, किया नहीं होगा, पढ़ा होगा। तो मॉलिक्यूलर लेवल की थिकनेस शीट की होनी चाहिए। ऐसी शीट को मैं थिन शीट बोलता हूँ, जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर लेवल की है। तो ये मेरे थिन शीट हुई। थिन शीट में मैंने चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया। थिन शीट का मतलब क्या है कि जिसका आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस एक ही हो। जो आगे है वही मॉलिक्यूल पीछे है, जो चार्ज इधर है वही पीछे, अलग नहीं है। अगर आप कॉपी का पेज देखो, एक रजिस्टर का जो पेज है, उसमें आगे वाली शीट की मॉलिक्यूलर थिकनेस और पीछे वाले फेस की मॉलिक्यूलर थिकनेस अलग होती है। तो पीछे मॉलिक्यूल्स अलग है, आगे मॉलिक्यूल्स अलग है। मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, एक शीट है, एक आगे शीट और एक पीछे शीट पैरेलल, राइट। जैसे मैं एक रजिस्टर लूं, ये मैंने एक रजिस्टर लिया, इसको मैं एक थिन शीट मानूं, तो मॉलिक्यूलर सरफेस कैसे, इसका गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, ये इनफाइनाइट लॉन्ग मान ली। अगर मैं इसको इनफाइनाइट लॉन्ग शीट मान लेता हूं, तो इसका गॉसियन सरफेस बनेगा इससे इक्विडिस्टेंट, यानी कि एक पूरी शीट सामने और एक पूरी शीट पीछे। तो दोनों शीट्स इस शीट के इक्विडिस्टेंट हो जाएगी। तो मुझे एक एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट शीट की कोई बाउंड्री तो होती नहीं, तो कोई भी शेप मैं एज्यूम करूंगा, चलेगा। तो इसका गॉसियन सरफेस बनेगा एक शीट सामने और एक शीट पीछे। एक इधर और एक इधर। अभी क्योंकि इस शीट पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, अवे, बाहर की तरफ। पीछे की तरफ भी ऐसी आएगी, क्योंकि अगर इस शीट के, ये एक शीट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ टेस्ट चार्ज पड़ा होगा, तो वो टेस्ट चार्ज रिपेल करेगा इस तरफ, इधर से आएगा। और टेस्ट चार्ज पीछे पड़ा होगा, तो पीछे से भी रिपेल करके मेरी तरफ आएगा, इधर आएगा, क्योंकि रिपल्शन होनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ से अवे होगी। अब ये जो मैंने गॉसियन सरफेस माना है, इसका एरिया वेक्टर, ये सरफेस मेरा है, इसका एरिया इधर होगा, इसका एरिया इससे परपेंडिकुलर इधर होगा।
इसका एरिया भी सेम है। तो बाय गॉस लॉ इंटीग्रल ऑफ E dot ds which is equal to charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught, ये हो जाएगा E ds cos 0 which is equal to charge inside the Gaussian surface divided by epsilon naught, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है। यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, E into integral of ds which is equal to q inside upon epsilon naught। अभी इंटीग्रल ऑफ ds क्या है? इंटीग्रल ऑफ ds क्या होता है, मैं दोबारा याद दिलाऊं, ये होता है एरिया ऑफ, किसका एरिया? गॉसियन सरफेस। यहां पर गॉसियन सरफेस आपके दो है, ये और ये, एरिया कितना हो जाएगा? 2। गॉसियन सरफेस पे अंदर कितना चार्ज हुआ? इसके अंदर ये डॉटेड लाइन के बीच में जो सर्कल आ रहा है, इस पे चार्ज, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। तो चार्ज ऑन दिस सर्कल इस चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस सर्कल, दैट इज सिग्मा इनटू ए। तो E इनटू 2a, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा इनटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो E आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसलिए ध्यान देना, इसलिए शीट से डिस्टेंस मैटर नहीं करता। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट जो है उससे डिस्टेंस हमारा मैटर नहीं करता। अगर फाइनाइट होती तो हम मैटर करता ऑब्वियसली, पर फाइनाइट का केस नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो आपका जेईई एडवांस या बिट्स में पूछते हैं। हमारे पास सीबीएसई में सिर्फ इनफाइनाइट शीट ही आती है। ठीक है, इसको नोट करो, स्क्रीन को फ्रीज करके। इसके बाद थिन शीट हमने ले ली। अब देखते हैं थिक शीट का केस। जो हमारे पास थिक शीट है, इसमें चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। थिक शीट में क्या होता है कि राइट साइड वाला फेस के चार्जेस मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं लेफ्ट साइड वाले, फ्रंट साइड और बैक साइड वाले फेस डिफरेंट है। तो चार्ज डेंसिटी यहां पर सिग्मा और यहां भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मैं इसको ऐसा मान सकता हूं क्योंकि चार्जेस सरफेसेस पे है, तो एक थिक शीट जो है वो दो थिन शीट्स हो गई, एक इधर वाली एक पीछे वाली। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जो आगे वाला फेस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा। मैं एक बार रिकॉल कराऊं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो ये वाली जो आगे वाली फ्रंट फेस वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको रिपेल करेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। बैक फेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी इसको रिपेल ही करने वाला है, अट्रैक्ट थोड़ी करेगा, है तो पॉजिटिव ही, तो उसकी भी इधर आ जाएगी। तो दोनों फेसेस की वजह से जो इफेक्टिव फील्ड इस पॉइंट पे आएगी वो दोनों का सम हो जाएगा 2E। E आपने निकाला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है,
तो थिक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इफेक्टिव, वो आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थिन शीट के लिए, और थिक शीट के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट करो, फिर इसके कुछ केसेस देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन को फ्रीज करके आप नोट कर लो। इसके केस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू two parallel sheets, obviously thin sheets of same polarity. पोलैरिटी मतलब जो चार्ज का साइन है। हमने दो शीट्स ली, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। अब ये शीट जो है ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, इट इज इनसाइड द प्लेन, तो ये अंदर की तरफ ऐसे जा रही है। इसको ऐसे समझ लो। 3 पॉइंट्स लेता हूं P, Q और R। अब यहां देखना, A वाली शीट पॉजिटिवली चार्ज है, B वाली शीट भी पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी ऑफ कोर्स अलग अलग है। तो यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज रखूं तो A पे पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी वजह से रिपेल होगा, तो EA इस तरफ हो गया। ये वाला टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी रिपेल होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो E भी इधर हो गया। अब अगर मैं अपने एक्सिस के हिसाब से चलूं, इस वाली एक्सिस को पॉजिटिव मान लूं और इस वाली एक्सिस को नेगेटिव मान लूं, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा? माइनस EA माइनस EB, क्योंकि दोनों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड थिन शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है, तो सिग्मा की जगह सिग्मा ए लिख देंगे। माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ऐसे ही Q पॉइंट पे लेके यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज रखूं पॉजिटिव, तो ये वाली जो शीट A है ये रिपेल करेगी इस तरफ, ये वाली पॉजिटिव चार्ज शीट इसको रिपेल करेगी इस तरफ EB। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे हो जाएगा EA माइनस EB। सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन आप ऐसे कह सकते हो कि अगर EA बड़ा है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कौन सा बड़ा, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तब पता चलेगा। अगर EA बड़ा है तो इफेक्टिव डायरेक्शन राइट पे हो जाएगी फील्ड की, और अगर EB का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो फील्ड की इफेक्टिव डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। इसी तरीके से R पॉइंट पे देखें, ये जो पॉजिटिव शीट है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूं तो ये पॉजिटिव शीट इस टेस्ट चार्ज को टुवर्ड्स राइट रिपेल करेगी। बी वाली शीट भी पॉजिटिव है, ये भी इस टेस्ट चार्ज को टुवर्ड्स राइट ही रिपेल करेगी। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड EA प्लस EB हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है, दोनों टुवर्ड्स राइट है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लूंगा। इससे सिग्मा A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B।
ठीक है जी। अब इसको नोट करो। इसके बाद एक केस तीसरा देखते हैं जिसमें एक शीट पॉजिटिव होगी और दूसरे को मैं नेगेटिव लूंगा। ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी, एक प्लस है एक माइनस है। अब अगर ये वाली शीट माइनस हो जाएगी, इस पर नेगेटिव साइन लगा दूं, तो P पॉइंट पर क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव वाली चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, रिपेल करेगा इधर, EA इधर हो जाएगा। ये नेगेटिव है, अब तो नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, EB इधर हो जाएगा। तो मैं EB को प्लस ले लूंगा, EA को माइनस ले लूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला मैं माइनस ले रहा हूँ, राइट साइड वाला मैं प्लस ले रहा हूँ। तो EA माइनस हो जाएगा, EB प्लस हो जाएगा। ऐसे ही Q पॉइंट पर अगर मैं देखूंगा, यहां टेस्ट चार्ज रखा, ये पॉजिटिव शीट इसको रिपेल करेगी, ये इधर हो गया, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, तो EB इधर हो जाएगा। यहां पर दोनों प्लस हो गए, दोनों एडअप हो जाएंगे। और R पॉइंट पे, यहां टेस्ट चार्ज रखो R पॉइंट पे, तो ये पॉजिटिव शीट रिपेल करेगी, नेगेटिव वाली इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये EA प्लस हो जाएगा, EB इसमें माइनस हो जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, अगर सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B हो गया, इस केस में अगर सिग्मा A और सिग्मा B बराबर है, लेटर से दोनों ही सिग्मा ले लेता हूं, तो P पॉइंट पर अगर ये दोनों बराबर है, सिग्मा A और सिग्मा B, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितनी हो जाएगी, 0। Q कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और R पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसको नोट करो, फिर इसको सम अप करते हैं। अभी हमने इस केस में क्या पढ़ा, मैं इसको सम अप करूं। दो शीट्स थी, दोनों पे चार्ज डेंसिटी अगर बराबर है, जो हमने आखिरी में केस लिया, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, तो इस पॉइंट पे फील्ड 0, इस पॉइंट पे फील्ड 0, और इस पॉइंट पे फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ये शीट पॉजिटिव है, ये शीट नेगेटिव है, तो फील्ड यहां से यहां जाएगी। इस पॉइंट पे फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो केस है, एक शीट पॉजिटिव और एक शीट नेगेटिव, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर से कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या होता है, एकदम से क्या चीज आती, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां ये रिजल्ट यूज करेंगे, आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पर्टिकुलर केस को स्टार लगा के इंपॉर्टेंट मार्क कर देना कि ये वाला केस हमारा अगले चैप्टर में हमारे 4, 5, 6 जगह काम आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। फिलहाल आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, इतना आप नोट करो। अब आप इस वर्कशीट में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने छोड़ने को भी बोले थे, अब आप वो सब कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसको कंप्लीट कर लो, उसमें कोई डाउट हो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।